यस, वेलकम क्लास 8। हम पढ़ रहे थे चैप्टर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कॉटन मिल्स कम अप, कि इंडिया में कौन सी कॉटन मिल कहाँ पर कब सेट हुई। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। सबसे पहली जो मिल थी वो स्पिनिंग मिल के नाम से बॉम्बे में 1854 में सेट हुई। फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम कॉटन टू इंग्लैंड एंड चाइना। यहाँ से जो कच्चा कॉटन होता था वो एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड और चाइना के लिए। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। क्योंकि इस एरिया से इसीलिए होता था क्योंकि ये एरिया जो था यहाँ पर बेस्ट कॉटन जो थी वो ग्रो होती थी। एंड कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स विद ईज। अब वहाँ पर कॉटन मिल इसलिए सेट की कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। बाय 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। 1900 तक मतलब देख लो 54 से 1900 के बीच में लगभग 84 मिल्स जो थी वो स्टार्ट हो गई थी और ज़्यादातर पारसी और गुजराती बिजनेसमैन थे जो कि ये काम कर रहे थे। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू, और जगह भी हुई, जैसे कि अहमदाबाद में जो थी 1861 में स्टार्ट हुई और उसके बाद एक साल बाद कानपुर में, यूपी में। कॉटन ग्रोथ जो थी वो कॉटन मिल्स लगने से उससे क्या होने लगा, लेबर की डिमांड बढ़ने लगी। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट्स आर्टिसन एग्रीकल्चर लेबर मूव टू सिटीज़ टू वर्क इन मिल्स। बहुत सारे लोग जो थे वो मिल्स में काम करने के लिए शहरों की तरफ रवाना होने लगे। In first few decades of its existence, textile factory industry in India faced many problems. शुरुआत के 10 सालों में इंडिया में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनको डिफ़िकल्ट लगने लगा कंपीट करने में, कि जो ब्रिटेन से आ रहा था सस्ता जो कपड़ा, उससे कंपटीशन करने में दिक्कत हो रही थी। तो कंट्री में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए हैवी ड्यूटीज़ जो लग रही थी मतलब कि जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा था उन पे ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया ताकि ब्रिटेन से कपड़ा कम आए। उससे क्या होने लगा कि कंपटीशन एलिमिनेट हो गया, कि थोड़ा बहुत कंपटीशन कम हो गया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज़। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रही थी। वो सोच रही थी हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उससे। उसके बाद द फर्स्ट मेजर स्पर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयर वाज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टेक्सटाइल इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन, इंडिया फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लोथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज। मतलब ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था वो बंद कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और क्या कहते हैं, इंडिया का जो कपड़ा था वो मिलिट्री सप्लाई, क्योंकि इंडियन फैक्ट्रीज जो थी उनका कपड़ा जो था मिलिट्री सप्लाई के लिए फिर यूज़ होने लगा। आगे हम देखेंगे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील, कि जो टीपू सुल्तान था उनका जो ये स्वॉर्ड था वो किस स्टील से बना था और उसकी क्या मतलब वो कितना कामयाब रहा। वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल 1799, fought 4 wars with British and died fighting with his sword in his hand। कहते हैं कि अगर हम इंडियन स्टील की बात करें तो हम टीपू सुल्तान की वॉर से जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 4 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, और सबसे बड़ी बात उनके हाथ में ही उनका जो स्वॉर्ड था वो था जब उनकी डेथ हुई। उसके बाद कहते हैं टीपू सुल्तान का जो लेजेंडरी स्वॉर्ड था वो अब हमारी वैल्यूएबल कलेक्शंस में से एक है, जो कि आज इंग्लैंड में रखा हुआ है म्यूजियम में। बट डू यू नो वाई दिस स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल? क्यों था वो इतना स्पेशल? द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली rip through the opponent's armor. Incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor। मतलब जो इतना मतलब हार्ड और शार्प था वो, कि जो ओपोनेंट का आर्मर होता था, आर्मर क्या होता था जिससे वो अपना बचाव करते हैं, कि उसको आराम से भेद सकता था। उसकी क्वालिटी ये थी कि स्पेशल टाइप ऑफ कार्बन स्टील से बनता था जिसका नाम होता था वुड्स स्टील, विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये स्टील बनाया जाता है। Wood steel when made into swords produced very sharp edge with flowing water pattern. This pattern came from very small carbon crystal embedded in the iron। मतलब वो एक वाटर फ्लोइंग पैटर्न से उनका जो हथियार था वो बनाया गया था। मतलब वुड स्टील से जो भी हथियार बनते थे वो इसी तरीके से बनते थे।
उसके बाद वो कहते हैं फ्रांसिस बुशनन जो थे उन्होंने मैसूर टूर किया 18 साल बाद टीपू सुल्तान की डेथ के, और उन्होंने ये देखा कि ये टेक्निक जो थी वुड स्टील की, वो हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस इन मैसूर, मतलब स्मेल्टिंग फर्नेस लगे हुए थे बहुत सारे। इन दीज फर्नेसेस आयरन वॉज मिक्सड विथ चारकोल, मतलब इन फर्नेसेस में क्या होता था कि चारकोल में आयरन को मिक्स किया जाता था। और वो ये मतलब उन्होंने ना ये देखा कि किस तरीके से वुड स्टील को बनाया जाता है, कंट्रोल टेम्परेचर्स और स्मेल्टर्स कैसे जो स्टील है उसको बनाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वुड स्टील को अलग अलग नामों से जाने जाने लगा, जैसे कन्नड़ा अगर कन्नड़ वर्ड देखें उक्कू, तेलुगु वर्ड हुक्कू, तमिल मलयालम में उरुक्कू, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि स्टील। इंडियन वुड्स स्टील जो थी वो यूरोपियन साइंटिस्ट को फैसिनेट कर रही थी, तो माइकल फैराडे जो थे लेजेंडरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवर किया था, तो वो इंडियन वुड्स स्टील की प्रॉपर्टीज़ को बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस जो था वो वाइडली नोन था साउथ इंडिया में, और कम्प्लीटली लॉस्ट बाय 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वो लगभग ख़त्म हो चुका था। द swords and armors making industry died with the conquest of India by British imports of iron and steel from England displaced the iron steel produced by craftsperson in India। कि ये जो था ये मतलब ख़त्म हो गया उनका जो स्वॉर्ड और आयरन मेकिंग थी इंडस्ट्री की, वो ख़त्म हो गई कब, जबकि कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, जब इंडिया जीत गया था ब्रिटिशर्स से, और इंग्लैंड से जो इम्पोर्ट था वो बंद हो गया था। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।